तो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे हो और आगे भी अच्छे रहोगे। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और हम इसकी समरी काफ़ी अच्छे और डिटेल में देखेंगे ताकि आपको ये चैप्टर इजी लगे। और ये जो थे, खैर देखने में थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। उल्टा हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो आज के टाइम पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। वो काफ़ी महान साइंटिस्ट थे हमारे देश के पहले। और उन्होंने काफ़ी सारे रिवॉल्यूशंस लाए थे इस कंट्री में। तो गाइज़, उनका जब इंटरव्यू हुआ था तब उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनके जो खूबसूरत आंसर उन्होंने दिए थे वो इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज़ द एपिटोम ऑफ सक्सेस। तो गाइज़, यहाँ पे जो एपिटोम है इसका मतलब होता है काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो सक्सेस के काफ़ी बड़े एग्जाम्पल है। और डॉक्टर कलाम सेड दैट वी मस्ट ड्रीम बिग एंड फॉलो आवर ड्रीम एंड वी हैव टू फॉलो आवर ड्रीम। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा एक अच्छे पर्सपेक्टिव या फिर अच्छे माइंडसेट से ये सोचते थे कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। और सिर्फ बड़ा सोचना ही नहीं चाहिए, उसको फॉलो भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक जो ड्रीम रहता है ना, वो ड्रीम तब तक ही रहता है जब तक हम उसे फॉलो नहीं करते। जिस दिन हम उसे फॉलो करते हैं उस दिन वो एक रियलिटी बन जाता है। Abdul Kalam said that his parents were useful teachers for him and he was the only child in his family who studied। तो यहाँ पे ये अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट शो करते हुए ये कहते हैं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम सर थे वो हम अपने पेरेंट्स के प्रति जो है वो अच्छी भावना रखते हुए ये कहते हैं कि मेरे जो मतलब पेरेंट्स थे वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टीचर्स थे और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। और सीन कैसा था ना कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी ना उसमें से सिर्फ यही एक थे जो पढ़े लिखे थे, मतलब पढ़े हुए थे। वॉज द ओनली चाइल्ड इन हिज फैमिली हु स्टडीड, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ही एक ऐसे इकलौते बच्चे थे जो पढ़े थे उनकी फैमिली में। वी शुड कन्वर्ट आर गोल इनटू सक्सेस, इट इज़ हिज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। तो उनकी जो एक विज़न था लाइफ को लेके वो हमेशा ये रहा है कि जो हमारे जो गोल्स रहते हैं, जो हम सोचते हैं कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, उसे सक्सेस में जब तक हम कन्वर्ट नहीं करते तब तक वो किसी काम के नहीं रहते। और हमें करना भी चाहिए। वी शुड वी शुड कन्वर्ट आवर गोल इनटू सक्सेस। हमें हमारे गोल्स को कन्वर्ट करना चाहिए सक्सेस में, तब जाके ही हम लाइफ में कुछ आगे कर सकते हैं। तो ये था इतना। और आगे बढ़ते हैं। He was asked about the ability to handle failure or the ability to respond to failure, so he answered that he shared with us his own experience, that he has gone through many successes and few failure, and finally he concluded that great success has some element of great failure also। काफ़ी अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि जब एपीजे अब्दुल कलाम को पूछा गया कि वो फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं और उनकी जो एबिलिटी है कि फेलियर को हमें जवाब कैसे देना है वो कैसे डेवलप हुई है या फिर वो किस तरीके की रही है, तो वो आंसर ये करते हैं कि वो काफ़ी सारे सक्सेसेस और फेलियर से गए हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जो ग्रेट सक्सेस है, मतलब देखिए कभी भी जब हम कुछ सक्सेस मिलता है बड़ा वाला तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ फेलियर का भी होता है। क्योंकि हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता जो एक ही बार में कोई चीज़ को हासिल कर ले। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें काफ़ी बार फेल भी होना पड़ता है और ये जो फेलियर रहता है यही हमारा सबसे बड़ा टीचर रहता है। तो चाहे कितना भी बड़ा सक्सेस हो उसके अंदर कहीं ना कहीं फेलियर का एलिमेंट भी रहता है, क्योंकि सक्सेस जो है वो फेलियर से मिलके ही बना हुआ होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। When we question him about two-thirds of India's engineering unemployable, so that he answered that when he gone to visit to Canada, he visited a university called Waterloo and he gave example of their engineering degree students, and he gave example of practical knowledge, and we have to focus our attention on practical knowledge so that they can get actual experience of the subject learned in the industries। In this way they could apply the knowledge learned in the classroom। तो गाइस जब उनसे पूछा गया कि जो आजकल के जो इंडिया के जो टू थर्ड जो इंजीनियर्स है वो आज के टाइम पे बेरोजगार है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो वो हमें एक एग्जांपल देते हुए ये बताते हैं कि जब उन्होंने वाटरलू एक यूनिवर्सिटी है जो कि कनाडा में बेस्ड है, वहाँ पे जब उन्होंने विजिट की थी तो उनको ये पता चला कि वहाँ के जो बच्चे रहते हैं वो थेरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्पोर्टेंस देते हैं और वही जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वही इनको इंडस्ट्री रेडी बनाता है।
गाइस हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कैसा होता है ना कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो ज़्यादा पढ़ाते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसके पीछे का लॉजिक हमें प्रैक्टिकली कभी समझ नहीं आता। बस वो हमें बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, लेकिन वो क्यों होती है वो कोई नहीं बताता। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम सिर्फ रटते जाते हैं और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज हमें कभी मिलता नहीं है। तो और इंडस्ट्री में जो नीड्स रहती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज की रहती है, वहाँ पे थेरेटिकल नॉलेज का ही काम नहीं आता है। इसीलिए आज के टाइम पे जो टू थर्ड जो लोग है पार्ट है जो इंडिया का इंजीनियरिंग जो इंजीनियर्स है वो अनएम्प्लॉयबल है, मतलब बेरोजगार है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम नरेटेड हिज ओन एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट द लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड एकेडमिया। He was studying aeronautical engineering in Madras Institute of Technology in 1957. There were 9 students and Professor Srinivasan, who was their teacher, who gave them a 6-month project in the final year. The project was to design low-level attack fighter aircraft. They studied aerodynamics, structure, propulsion, control, etc. Now it was their turn to put them together into practice. Dr. Kalam was the project leader. तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर कलाम जो है वो खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हमें ये बताते हैं कि वो जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1957 में, तो उनका जो ग्रुप था वो 9 स्टूडेंट्स का ग्रुप था और जो प्रोफेसर श्रीनिवासन थे वो उनके टीचर थे। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम और उनके जो 9 साथी थे उनको क्या एक प्रोजेक्ट दिया कि 6 मंथ का प्रोजेक्ट दिया, मतलब आधे साल का एक प्रोजेक्ट दिया उनके फाइनल ईयर में, क्योंकि जनरली फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट मिलते हैं और वो चाहे डिप्लोमा हो या फिर इंजीनियरिंग, हर चीज़ में एक फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट मिलता है। और इनका जो प्रोजेक्ट था वो था डिज़ाइन ऑन लो लेवल अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट। तो देखिए कैसा होता है ना कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके जो छोटे मॉडल्स रहते हैं उनको बनाने का जो उनको जो डिज़ाइन करने का जो प्रोजेक्ट था वो इन्हें और इनके टीम को दिया गया था। अब ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये थोड़ा सा और प्रोजेक्ट लगता है हमें सोचने में, बराबर कि मतलब अजीब सी चीज़ है ना, इतना इजी तो नहीं होता है बनाना। अब देखिए इसके पीछे का रीज़न ये था कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एरोडायनेमिक्स वगैरह ये जो सारी चीज़ें होती है ना यही सिखाते हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो मेन प्रोजेक्ट था वो उनका ये था। उन्होंने आज तक उनके सिलेबस में क्या-क्या पढ़ा था? एरोडायनेमिक्स पढ़ा था, उन्होंने स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्रोपल्शन पढ़ा था, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एयरक्राफ्ट के रिलेटेड है। मतलब जो प्लेन वगैरह होता है ये इसी सारे प्रिंसिपल्स पे काम करता है। नाउ पढ़ तो लिया, अब उनका जो बारी थी वो थी इनको प्रैक्टिस में लाना, मतलब इनका प्रैक्टिकल यूज़ करना। और जो डॉक्टर कलाम थे वो इस प्रोजेक्ट के लीडर थे। तो डॉक्टर कलाम स्टडीड द प्रोजेक्ट फॉर 4.5 मंथ्स। डॉक्टर कलाम ने सबसे पहले क्या किया, देखिए सबसे बढ़िया स्टेप यही रहता है किसी भी प्रोजेक्ट में कि शुरू करने से पहले हमें प्रोजेक्ट को स्टडी करना पड़ता है। तो इस केस में इन्होंने 4.5 मंथ्स की स्टडी ली, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना हार्ड टाइप का प्रोजेक्ट होगा जिसमें इतना 4 महीने का उनको जो सोचने का टाइम लग गया। ही वॉज देयर इन द लेबोरेटरी, वो अपने लेबोरेटरी में बैठे हुए थे। His guide came and said that he was very disappointed with the progress of his project teacher, also warning them that if he fails to complete the project within the next 2 week of time, his scholarship would be stopped. तो देखिए जो उनके जो गाइड थे वो लेबोरेटरी में आए और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, मतलब वो काफ़ी दुखी थे कि 4 महीने हो गए और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है आगे, वो जहाँ है वहाँ पे अटका हुआ है। तो और उनकी जो ऊपर से जो उनके जो टीचर थे वो भी धमकियाँ दे रहे थे कि अगर तुमने अगले 2 वीक्स में अगले 2 हफ्ते में तुमने अगर प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है तो क्या होगा कि तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है वो हम बंद कर देंगे। तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम किसी एकदम रिच फैमिली से तो थे ही नहीं, तो उनका जो सारा पढ़ाई हो रहा था वो स्कॉलरशिप के भरोसे पे हो रहा था। तो अगर इस 2 वीक का टाइम में अगर वो अपने प्रोजेक्ट को नहीं दे पाते थे तो ये जो स्कॉलरशिप है ये उनके हाथ से चली जाती थी, और अगर ये चली गई रहती तो फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता पढ़ाई छोड़ने के अलावा। द एजुकेशन वॉज वेरी कॉस्टली इन दोज डेज, ये भी एक और रीज़न था कि एजुकेशन जो था उस टाइप पे उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा महंगा था। मतलब अगर स्कॉलरशिप किसी को नहीं मिलती है तो उसका जो पढ़ना है वो लगभग नामुमकिन था अगर वो किसी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। ही वर्कड डे एंड नाइट, फाइनली दे डिज़ाइन द फाइटर एयरक्राफ्ट। देखिए प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना मारना। ही गेव हिम प्रीटेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे उन्होंने बहाना दिया और उन्होंने थोड़ा सा टाइम और लिया। ही वर्क डे एंड नाइट, उन्होंने क्या किया कि दिन और रात दोनों मिला के काम किया और फाइनली उन्होंने जो था वो इस फाइटर एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन कर लिया।
अब हम नीचे देखते हैं और प्रोफेसर श्रीनिवासन वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड दैट द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन द डे प्रायर टू द डेडलाइन। जो इनके जो टीचर थे वो काफ़ी, जो प्रोफेसर श्रीनिवासन थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि उनका जो प्रोजेक्ट था वो रेडी हो चुका है, और एक दिन पहले, जैसे समझो कि कल डेडलाइन है और ये प्रोजेक्ट इनका आज सबमिट हो गया है, मतलब एक दिन पहले। तो दे ऑल्सो लर्न दैट एजुकेशन हैज़ enabled them to utilize their knowledge for the larger system। तो देखिए यहाँ पे क्या था, दिस इज़ हाउ दे लर्न द वैल्यू ऑफ प्लानिंग, टीम वर्क एंड टाइम। तो गाइज ये जो एक्सपीरियंस था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, उसने ये सिखाया है कि कैसे प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग जो रहती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद एक टीम वर्क जो रहता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर हम अकेले करने जाएंगे तो कब तक करेंगे, बराबर। और टाइम, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है टाइम, क्योंकि टाइम जो रहता है ना वो कभी रुकता नहीं किसी के लिए, और इसी का रीज़न ये है कि हर चीज़ जो रहती है वो हमें मैनेज करनी पड़ती है प्रॉपरली, क्योंकि अगर एक बार थोड़ा सा भी अगर हम डिले करते हैं तो ये टाइम गड़बड़ करता है आगे जाके। दे ऑल्सो लर्न दैट एजुकेशन हैज़ enabled them to utilize their knowledge for the larger system। तो उन्हें एक बार ये पता चली कि जो एजुकेशन उन्होंने लिया था पहले, उन्होंने उनकी काफ़ी हेल्प की बड़े सिस्टम को समझने में। मतलब उनका जो नॉलेज था वो इतना अच्छा हो गया था कि वो थोड़ा सा और आगे अपने लाइफ को ले जा सकते थे। दैट इज़ प्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, ये जो थेरेटिकल चीज़ होती है वो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पढ़ी थी, उस दिन जब उन्होंने उसकी एप्लीकेशन की इस प्रोजेक्ट को बनाने में, उस दिन उन्हें समझा कि ये जो प्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब जो इंडस्ट्री वाला सिस्टम रहता है उसके अंदर वो फिट होते हैं, अभी वो सीख चुके थे फिट होना। ही ऑल्सो एम्फेसाइजेज दैट स्टूडेंट शुड बी टॉट सिस्टम मैनेजमेंट। स्टूडेंट को जो है वो सिस्टम मैनेजमेंट स्कूल ने सिखाना चाहिए। सिस्टम मैनेजमेंट मतलब यही सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई है, कि जैसे हम देख सकते हैं कि प्लानिंग, टीम वर्क एंड टाइम, ये जो है वो ये जो इसको इसी को बोलते हैं सिस्टम मैनेजमेंट। तो ये भी बच्चों ने सीखना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल्स है वो सिर्फ आज के टाइम पे मार्क्स के रिलेटेड काम करते हैं, और प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो काफ़ी कम हो गया है। और उसमें भी ये जो सिस्टम मैनेजमेंट है ये काफ़ी कम स्कूल सिखाते हैं अपने बच्चों को, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इट शुड बी प्रमोटेड बाय द एजुकेशन सिस्टम। लेकिन एजुकेशन सिस्टम इसे प्रमोट नहीं करता है सैडली, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मेरे स्कूल्स में। वहाँ पे बस अगर तुम लोग मार्क्स ला सकते हो तो तुम लोग अच्छे हो, नहीं तो फिर तुम लोगों का कोई काम नहीं है, तुम लोग कामयाब नहीं बन सकते कभी ज़िंदगी में, तुम लोग बकवास हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस, सबके अपना अपना टैलेंट होता है, और सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता ना, वही टाइप की बातें यहाँ पे हो जाती है। लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम मैनेजमेंट वाली चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हर एक के लाइफ में, सिर्फ प्रोजेक्ट में नहीं, किसी भी फील्ड में। तो ये सिखानी चाहिए कॉलेज वालों ने या फिर स्कूल वालों ने, लेकिन वो आज के टाइम पे नहीं होता है सैडली। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। डॉक्टर कलाम पॉइंटेड आउट दैट 10 मिलियन पीपल इनटू द सोसाइटी एवरी ईयर एज एम्प्लॉयमेंट सीकर्स बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट टॉट इन सेकेंडरी और इन हायर एजुकेशन। और यहाँ पे एक और सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पे लोग जॉब बनाने से ज़्यादा जॉब को चेज़ करना, मतलब जॉब के पीछे भागना सही समझते हैं। लोगों के पास मतलब ऐसी कोई हिम्मत नहीं है जिससे वो अपना खुद का बिजनेस कर सके। लोगों को सिर्फ दूसरों की जॉब में काम करना है, वही दिक्कत होती है। इसीलिए जो है वो इंडिया थोड़ा सा पीछे है इन सब चीज़ों के मामले में। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वही होता है कि खुद के एफर्ट लगा के और खुद का जो स्किल्स है उसको लगा के कोई बिजनेस खड़ा करना है जिससे पैसिव इनकम हो सके। और यही जो चीज़ रहती है ये जो हमें सिखानी चाहिए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में, लेकिन वो भी नहीं होती है। काफ़ी बार काफ़ी सारे कॉलेजेस में ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्किप कर देते हैं और बस मार्क्स कैसे लेना है उसके पीछे भागते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट पार्ट ऑफ द करिकुलम, देयरफॉर इट शुड बी फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ यूजेबल स्किल्स। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो आज के टाइम पे किसी भी करिकुलम का पार्ट नहीं है, और ये एजुकेशन सिस्टम से दूर दूर तक रिलेटेड भी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने कभी इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज में। या एटलीस्ट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से तो मैंने आज तक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ ज़्यादा खास पढ़ा नहीं है स्कूल में। जो भी पढ़ा है वो सब इंटरनेट पे। ऐसा ही चीज़ होती है गाइस। डॉक्टर कलाम मेंशन 4 थिंग्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए काम आती है वो यहाँ पे लिखी हुई है 4 चीज़ें। फर्स्टली ही सेज दैट वन शुड हैव क्लियर एम इन लाइफ। गाइस, एम के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर जब तक हमारे पास कोई स्टेबल एम नहीं है कि हमें यही चीज़ करनी है सही में, उसके बिना हम लोग कभी कुछ कर नहीं सकते। इसलिए एक क्लियर एम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है।
सेकेंड, नॉलेज इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। गाइज उस चीज़ का नॉलेज, एम तो आ गया गाइज, लेकिन हम एम सिर्फ एम को लेके आगे नहीं बढ़ सकते ना। अगर हमें एम तक पहुंचना है तो हमें नॉलेज, सबसे पहले नॉलेज पकड़ना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है नॉलेज। द थर्ड थिंग इज एक्सपेक्ट इज हार्ड वर्क, वन इज प्रिजर्वेंस। द थर्ड एस्पेक्ट इज हार्ड वर्क। तो गाइज देखिए हार्ड वर्क, देखिए नॉलेज भी आ गया, हमारे पास एम भी है। तो जब तक हम खुद से काम नहीं करेंगे, खुद का एफर्ट नहीं लगाएंगे, खुद का टाइम नहीं देंगे, खुद का हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम इस एम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए एम के बाद नॉलेज, फिर नॉलेज के बाद ये हार्ड वर्क, और फिर यही सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सक्सेस को अचीव करने में। वन शुड डिसाइड विच वे ही वॉन्ट्स टू ट्रॉड on we want to do all things in one go. If one puts his effort in achieving one goal, success will follow. तो गाइस सबसे पहले हमें एक जो रास्ता है वो निश्चित कर लेना पड़ता है ताकि हम उस पर चल सके स्टेबल तरीके से, और उस पर इस तरीके से चले कि एक ही बार में सक्सेस हमें फॉलो करे। तो गाइस इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देयर वुड बी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ बट वन हैज़ टू गेट ओवर इट। गाइस देखिए डिफ़िकल्टीज़ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी लाइफ में। जब हम बचपन में छोटे थे तब 1 2 3 भी हमारी डिफ़िकल्टी थी, और अब जब हम बड़े हो गए तो ये जो डेरिवेटिव्स वगैरह जो रहते हैं मैथ्स में वो भी हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ ही है। तो गाइस डिफ़िकल्टीज़ तो बचपन से ही शुरू होती है और एंडिंग तक साथ में चलती है, उसे कभी हम ख़त्म नहीं कर सकते। यही लाइफ का ट्रूथ होता है। एंड डिफ़िकल्टीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए हमें उन्हें गेट ओवर इट मतलब उनसे आगे बढ़ना, उनको सॉल्व करके आगे बढ़ना सीखना चाहिए। His guidance to young generation is summed up by quoting line from the poem थिरुकुरल। तो गाइज इनकी जो एंडिंग लाइन है जो वो बताते हैं सक्सेस के बारे में, और वो जो लाइन है वो इनके पोम में लिखी हुई है, लाइन इन द पोम, जिसका नाम था थिरुकुरल। इसमें वो कहते हैं कि ही सेज दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु हैव ड्रीम नॉट इनफ। तो गाइस कैसा है ना कि सक्सेस जो है वो उन्हीं के पास आता है जो जो एकदम बड़े बड़े सपने देखते हैं, या फिर जो बड़े बड़े सपने देख के उनके ऊपर एक्ट करते हैं। सक्सेस बस उन्हीं को मिलता है। सक्सेस कभी इस तरीके से नहीं मिलता है कि हम लोग बस बैठे हुए और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग रिवोल्यूशन करेंगे, ऐसा करेंगे, और फिर लेकिन जो हमारे जब एफर्ट्स देने का टाइम आता है तब हम चुप हो जाते हैं। सक्सेस कभी इस कंडीशन में पीछे नहीं आता है। One should take efforts to follow the dream. Perseverance and devotion will help us to thrive in life and success will follow us. तो गाइज एंडिंग लाइन में यही लिखा हुआ है कि एफर्ट्स जो है वो सब जगह पर डालने पड़ते हैं, और हमारे जो सपना है हमें उसके ऊपर बिलीव रखना पड़ता है, और हमारे जो डिवोशन होता है, जो श्रद्धा होती है, उसे भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये जब एक साथ आती है तब सक्सेस हमें फॉलो करता है। तो गाइज़ काफ़ी इंस्पायरिंग चैप्टर था ये, और काफ़ी बड़ा भी था। ऑफ कोर्स 20 मिनट का वीडियो ऑलमोस्ट हो गया है ये, और क्वेश्चन आंसर जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर मेरे एक्सप्लेनेशंस के इस पे अच्छे खासे मतलब रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करवा दूंगा आपके। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में, और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड पैराग्राफ जिसका नाम है यहाँ पे मैक्सिमम अचीवमेंट्स। ये भी काफ़ी इंस्पिरेशनल चैप्टर है, और आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू देखने के लिए, और हैव अ ग्रेट टाइम।